हाय एवरीवन। तो अपन रेलवे एनटीपीसी और के एग्जाम के लिए मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और ये अपनी सीरीज का चौथा पार्ट है। तो इससे पहले वाले पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए। अपन यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी के मैथ्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के 20 सेट करेंगे और उसी सीरीज का ये चौथा पार्ट है अर्थात चौथा सेट है। तो यहाँ पर मैं रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए अच्छे क्वेश्चंस को लेता हूँ जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अपन को दिया गया है कि जो ए है ना वो किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है और ए प्लस बी उसी काम को कितने दिन में 30 दिनों में पूरा कर लेता है। तो इसके लिए अपन को 40 और 30 का अब एलसीएम याद करना पड़ेगा। तो 40 और 30 का एलसीएम आप बताओगे कि 120 होता है। तो 40 और 30 का एलसीएम 120 आ गया। तो मैं कहूँगा 40 का भाग 120 में कितने बार जाएगा, आप कहोगे 3 बार। ठीक है। मैं कहूँगा 30 का भाग 120 में कितने बार जाएगा, तो आप कहोगे 4 बार। तो यहाँ से ए और बी की कार्य क्षमता जिसे एफिशिएंसी भी कहते हैं वो निकल आई। ए की काम करने की क्षमता 3 है और ए प्लस बी की काम करने की क्षमता 4 है। तो यहाँ से बी की काम करने की क्षमता निकल आई ना। तो बी की काम करने की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे कि ए की 3 है और ए प्लस बी की 4 है। तो बी की कितनी होगी, बी की काम करने की क्षमता 1 होगी। तो एक की काम क्षमता के साथ 120 काम करना है। 120 काम तो कितना समय लगेगा, तो 120 काम करना है एक की कार्य क्षमता के साथ, तो 120 दिन लगेंगे। 120 डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करना है। अपन को दिया गया है किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उसकी मासिक आय 1,80,000 है। तो बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है। तो अब आप ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। जो उसकी अपन को यहाँ पर दिया गया है बचत और अपन को दिया गया है व्यय। तो बचत और व्यय का रेशियो कितना है, 7:13। तो उसकी आय क्या होगी, तो आय क्या होती है, बचत प्लस व्यय। जितना आदमी बचाता है और जितना आदमी खर्च करता है उतनी ही तो उसकी टोटल आय होगी। तो बचाता 7 है, व्यय 13 करता है, तो उसकी आय होगी कितनी, तो आप कहोगे उसकी आय होगी 20। तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। तो अगर आय 20 है और इस 20 की क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है 1,80,000, आप ध्यान से देखना। तो अपन पहले बचत की वैल्यू निकालेंगे अर्थात 7 की वैल्यू निकालेंगे। तो 20 की वैल्यू दी गई है 1,80,000। 1,80,000 तो अपन को निकालना है 7 की वैल्यू। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 2 एकम 2, 2 नाम 18। तो 9,000, 9,000 का जब 7 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 63,000। तो अर्थात उसकी जो बचत है वो 63,000 की है। लेकिन उसने इस बचत को 2 भागों में विभाजित किया, एक म्यूचुअल फंड में और दूसरा इक्विटी में। तो अपन से ये पूछा है कि म्यूचुअल फंड के रूप में उसने कितनी बचत की। तो 63,000 टोटल पूरी बचत है। तो 63,000 जो पूरी बचत है इसको 4 और 3 अनुपात अर्थात 7 के अनुपात में विभाजित किया। तो 7 की वैल्यू है 63,000, क्योंकि 4 और इस 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 7। तो इसी 7 की वैल्यू 63,000 है। लेकिन अपन को इस 4 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 4 को उसने म्यूचुअल फंड के रूप में बचाया। तो इस 4 का अपन यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 नम 63, 9,000 आ जाएगा। और जब 9,000 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36,000। तो 36,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन गगन सर ने कराया था और वो उन्होंने जिस तरीके से कराया बहुत सारा समय लिया और कहा कि ये ब्रह्मांड का सबसे अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को कराने का। तो ऐसा नहीं है।
मैं इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट तरीके से करा रहा हूँ, उसके बाद गुंजाइश नहीं रह पाएगी कि क्वेश्चन इससे भी सरल तरीके से हो पाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा करता हूँ, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को कराने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है। तो अब आप ध्यान से देखना कि ईंधन की कीमत में क्रमशः 3 महीने में 15%, 40% और 60% की कमी हुई, मतलब घटाई गई। लेकिन चौथे महीने में इसमें 45% की वृद्धि दर्ज की गई। तो चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट घट गई या फिर बढ़ गई, दोनों भी हो सकती है स्थिति, घट या बढ़ गई। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि 3 महीने तक लगातार 15 और 40 और 60% की ईंधन की कीमत में कमी की गई, चौथे महीना में 45% की वृद्धि की गई। तो जो ईंधन की कीमत में है कितने परसेंट की कमी या फिर बढ़ोतरी हुई। तो अब आप ध्यान से देखिए कमी कितनी की गई है कि एक बार 60% तक की कमी की गई है और बढ़ाया सिर्फ 45% को ही गया है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष तो एकदम निकल आया कि जो ईंधन की जो अंतिम जो वैल्यू होगी, जो चौथे महीने के बाद जो वैल्यू होगी, उसका मतलब ये होगा कि ईंधन की कमी में अल्टीमेटली कमी ही हुई है ईंधन की कीमत में। तो जो इंक्रीज वाले ऑप्शन हैं वो ये दोनों खत्म हो जाएंगे देखते ही क्वेश्चंस को, क्योंकि 60% तो एक ही बार में घटाई गई है ईंधन की कीमत, बढ़ाई तो सिर्फ 45% गई है। अब आप ध्यान से देखिए कि ईंधन की कीमत मैंने मान ली कि 100 हती थी। अब आप ध्यान से देखना 15% घटा दे ईंधन की कीमत को एक महीने में, तो कितनी बची, तो आप कहोगे 85% बची। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। और अगले महीने क्या किया, और अगले महीने ये किया कि जो पहले महीने के लास्ट में ईंधन की कीमत बची थी ना, उसको भी 60% कमा दी, 40% कमा दिया है। तो बची कितनी, तो आप कहोगे कि 60% बची। फिर मैं कहूंगा कि तीसरे महीने में क्या हुआ, तो आप कहोगे कि दूसरे महीने में जो ईंधन की कीमत बची थी उसको भी तीसरे महीने में 60% कम कर दिया, तो कितनी बची, तो आप कहोगे कि 40% बची। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक। मैं कहूँगा इसके बाद चौथे महीने में क्या हुआ, तो आप कहोगे कि चौथे महीने मात्र में ईंधन की कीमत में 45% की वृद्धि की गई। तो मैं कहूँगा 45% की वृद्धि, अर्थात यहाँ तक अगर ईंधन की जो कीमत होगी उसमें 45% की वृद्धि है कि 145 हो गई, 100 से 145, क्योंकि 45% की वृद्धि हुई। तो अब आप ध्यान से देखना कि अपन ये जानते हैं कि ईंधन की कीमत अल्टीमेटली 100 से कम है, क्योंकि कमी बहुत ज्यादा की गई, एक ही बार में 60% तक की कमी की गई। तो आप ये जानते होंगे कि ईंधन की जो कीमत है वो अल्टीमेटली कम है। तो अब आप ध्यान से देखना कि जो ईंधन की जो अभी वर्तमान कीमत बची ना 4 महीने के बाद, जो कीमत बची है ना 4 महीने के बाद, वो 3 के मल्टीपल में है। 3 के मल्टीपल में कैसे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 60 दिख रहा है और 60 ये 3 से डिवाइजेबल होता है, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइजेबल होगी और इसके बटे में मतलब सारी वैल्यूज के बटे में परसेंटेज का साइन हटेगा तो 100 आएगा। तो 100 में सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल होते, 3 का तो कोई मल्टीपल होता नहीं। तो आप कहोगे एस 2 या 5 का मल्टीपल ही होता है। तो मैं कहूँगा कि ये जो बची हुई कीमत है ये 3 से जरूर कटेगी। तो अब आप एक चीज यहाँ पर देखिए कि अगर किसी चीज की वैल्यू 100 है और उसकी जो प्राइस बचा है, जो प्राइस बचा हुआ प्राइस है, अगर वो 93 है जो कि 3 से डिवाइजेबल है, तो जो प्राइस में जो कमी आई, कमी कितने की आएगी, तो आप कहोगे कमी 7 की आएगी, क्योंकि बचा प्राइस 93 है, पहले 100 था। तो अगर ये 3 से डिवाइजेबल है ना, तो ये 3 से डिवाइजेबल होने के बाद एक रिमाइंडर देगा, हमेशा एक रिमाइंडर देगा। तो एक रिमाइंडर देगा, एक शेषफल देगा। तो मैं ये कहूँगा कि जो बची हुई प्राइस है अगर ये 3 से डिवाइजेबल है, तो जो प्राइस घटा है ना, जो प्राइस घट गया है ना, वो 3 से भाग देने के बाद एक रिमाइंडर देगा। तो अब आप ध्यान से देखना 6 और 6 12 और 4 16 और 7 23, ये 3 से भाग देने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है, अपना आंसर नहीं है। इसको देखिए 4 और 2 6, 6 और 7 13, ये 3 से डिवाइड होने पर एक रिमाइंडर दे रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मात्र अपन 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम दिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ए है,
क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 तथा 7:3 है, तो दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाने पर प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि एक बर्तन एक है, बर्तन ए है, उसमें जो है दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और बर्तन बी में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 7:3 है। तो हमेशा ध्यान देना कि जब भी किसी चीज को मिलाया जाए ए और बी को, तो उन दोनों की पहले मात्रा चेक कर लेना आप। तो यहाँ पर देखिए इसकी मात्रा कितनी है, 2 और 3 5 है, और यहाँ पर देखिए बी की मात्रा 7 और 3 है। तो ऐसे अपन डायरेक्ट नहीं मिला सकते, पहले ए की मात्रा को बी की मात्रा के बराबर बनाओ। तो ए की मात्रा यहाँ पर 5 है, मैं कहूँगा इसमें पूरे में 2 का गुणा कर दो, तो क्या आएगा, जब इसमें पूरे में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 रेशियो 6 और 7 रेशियो 3, बी की वैल्यू तो दी गई है। अब देखिए 7 और 3 10 होता है, 4 और 6 10 होता है, तो अब इन दोनों को मिला दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 और 4 कितना होता है 11, और 6 और 3 कितना होता है 9। तो मिलाने के बाद जो मिश्रण की जो अनुपात होगा वो होगा 11:9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2000 की राशि 8.25 प्रति वार्षिक की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अपन को साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का आप फॉर्मूला तो जानते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन यहाँ पर समय देखिए 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक दिया गया है। तो समय कितना दिया गया है, तो मैं कहूँगा कि 7 फरवरी से 28 फरवरी तक टोटल कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे कि 23 दिन होते हैं। इस 7 को भी कंसीडर करना, अगर 7 तारीख को भी कंसीडर करोगे तो 23 नहीं, आई एम सॉरी, 23 दिन नहीं होंगे, क्योंकि फरवरी में तो 28 ही दिन होते हैं, तो 22 दिन होंगे, 22 दिन होंगे। अगर इस 7 को भी कंसीडर करें, ऐसा नहीं आप 7 को छोड़ना मत, 7 को भी ऐड करना, 7 तारीख से लेके और 28 तारीख तक 22 दिन होंगे। अब आप ध्यान से देखना, दूसरा मार्च के 31 दिन रहेंगे, और इसके बाद अप्रैल के 20 दिन रहेंगे। तो 30 20 50 20 70 और 2 1 3 टोटल 73 दिन हो गए। अब इस 73 दिन को अगर आप वर्ष में बदलोगे तो क्या लिखोगे, 73/365, और 73 एकम 73, 73 का 5 गुना होता है 365। तो जो समय आया ना वो 1/5 वर्ष आया यहाँ से। तो अब बस फॉर्मूला लगा दो। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन कितना है 2000, मूलधन गुणे रेट कितनी दी गई है 8.25, गुणे समय कितना दिया गया है 1/5 वर्ष, डिवाइडेड बाय 100। अब इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दो, 5 एकम 5, 5 का 20। अब जब 8.25 में 4 का गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 2500 को 100, तो 33 आएगा। 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मुझे 2-3 एग्जाम में देखा इस तरीके से पूछता है। 73 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, इसका मतलब होता है 1/5 वर्ष। अगला क्वेश्चन ए है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित करने पर मिश्रधन 1815 प्राप्त होता है। आरंभ में निवेशित मूलधन ज्ञात कीजिए। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए धन निवेश किया, तो पहले वर्ष के अंत में क्या हुआ होगा मूलधन का, अगर मूलधन 10 हुआ होगा तो 10% की फ्रिक्शन आप जानते हो ना, 10% की फ्रिक्शन क्या होती है, 10% की फ्रिक्शन होती है 1/10। तो 1 वर्ष के अंत में जो प्राइस हो गया होगा वो 10 से 11 हो गया होगा। सेम इसी प्रकार दूसरे वर्ष के अंत में तक भी प्राइस 10 से 11 हो गया होगा। तो टोटल 10 × 10 100 से प्राइस 121 हो गया होगा। और इस 121 अर्थात जो प्राइस हो गया है ना ये मिश्रधन, इसी की वैल्यू दी गई है 1815। तो 121 की वैल्यू दी गई है कितनी, 1815। तो अपन को ज्ञात करनी है 100 की वैल्यू। तो अपन यहाँ से 11 से काटेंगे तो यहाँ तो 11 ही आएगा, यहाँ आएगा 11 एकम 11 बची 7, 11 छंग 66 बची 5 और 11 पाना 55, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बची 5, 11 पाना 55, 15 × 100 1500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला क्वेश्चन ए है। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में
इसमें कहा गया है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी है? अब आप ध्यान से देखना कि दो व्यक्ति हैं, मोहित और कौन सा है, रितेश। अब देखना 17 वर्ष पहले की स्थिति, 17 वर्ष पहले, 17 वर्ष पहले क्या था कि जो रितेश की आयु थी वो मोहित की आयु की 4 गुनी थी। तो अगर मोहित की आयु 1 थी तो रितेश की आयु कितनी थी? 4 थी। अब आप ध्यान से देखना कि रितेश और मोहित की आयु के बीच में अंतर 12 साल का है, 12 साल का। तो 17 साल पहले भी इन दोनों के बीच की आयु का अंतर 12 साल रहेगा, 17 साल बाद भी और 100 साल बाद भी हमेशा ही इन दोनों के बीच की आयु का जो अंतर है वो 12 वर्ष ही रहेगा। तो अब आप ध्यान से देखना कि इन दोनों की आयु का रेशियो 1:4 था 17 साल पहले, और इन दोनों के जो बीच का अंतर था ना वो 12 वर्ष था, और इन दोनों के बीच का अंतर है कितना? तो मैं कहूंगा कि ये मोहित की आयु 1 है, रितेश की आयु 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 तो 3 की वैल्यू 12 वर्ष है। अब आप ध्यान से देखना, तो अपन को किसकी आयु ज्ञात करनी है? मोहित की आयु। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ से 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो आ गया 4। तो अर्थात 17 साल पहले जो मोहित की आयु थी ना वो 4 वर्ष थी। तो 17 साल बाद मोहित की आयु कितनी होगी? तो 17 साल बाद मोहित की आयु 4 + 17 बराबर 21 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो अब आप ध्यान से देखना कि अगर ये कोई खंबा है और यहां से कोई रेलगाड़ी आ रही है, यहां तक आ गई, अगर वो इस पूरे खंबे को पार करनी चाहती है तो वो पहले ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आएगी, ये स्थिति रहेगी, और लास्ट में स्थिति क्या होगी कि वो पूरे तरीके से इस खंबे को पार कर जाएगी। तो इस दौरान वो कितनी दूरी तय करेगी? तो इस दौरान वो उतनी ही दूरी तय करेगी जितनी रेलगाड़ी की टोटल लंबाई है, क्योंकि इस पूरी डिस्टेंस को उसको पार करना जितनी रेलगाड़ी की लंबाई, जब वो इस स्थिति में आ जाएगी तो यहाँ तक आने में उसको उतनी ही लंबाई तय करनी पड़ेगी जितनी उसकी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। तो वो खुद की लंबाई को 12 सेकंड में पार कर पाती है। तो समय दिया गया है 12 सेकंड। अब आप ध्यान से देखना, रेलगाड़ी की चाल दी गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल क्या दी गई है? तो आप कहोगे कि चाल दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, समय सेकंड में दिया गया है, तो इस चाल को भी अपन मीटर पर सेकंड में बदलने रहे, क्योंकि सेकंड की यूनिट यहाँ पर है तो सेकंड की अपन को यहाँ पर भी चाहिए होगी। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसमें 5/18 का गुणा करते हैं अपन। तो 18 एकम 18, 18 चौका 72, 5 चौका 20, तो स्पीड यही निकल के आई 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 12 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय कर लेती है। तो उसकी दूरी कितनी है रेलगाड़ी की, अर्थात रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी? 72 × 20, नहीं आई एम सॉरी, समय 12 सेकंड दिया गया है, तो इसको मैं जरा इरेज करूंगा, 12 दिया गया है, तो 12 × 20, तो यहां से निकल के आएगा 240 मीटर। 240 मीटर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन, जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो जिस पार्ट को अपन सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ उसी को अपन को लिखना है। तो अपन अभी के लिए सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पर इसी पार्ट को लिखूंगा। देखना यहाँ पर लिखा है 5/7, इस भाग के चिन्ह को अपन गुणा के चिन्ह में बदल देंगे, तो जो आगे की जो फ्रिक्शन दी गई है 25/14 ये हो जाएगी 14/25। तो अब आप ध्यान से देखना यहाँ पर क्या घटित होगा। मैं कहूँगा 5 एकम 5, 5 25, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो इस पूरे की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? 2/5। तो अब इस 2/5 का गुणा हो रहा है 15/13 के साथ, तो मैं सॉल्व करूंगा 5 एकम 5, 5 × 3 = 15।
अब आप ध्यान से देखना, और मैं इसका गुणा करूंगा 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 दूनी 6, 6/13 इस क्वेश्चन का यहाँ पर 6/13 आ गया इस पूरे एरिया के वैल्यू। अब आप ध्यान से देखिए 6/13 में ऐड करना है अपन को एक सही 19/26, तो ये मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेंगे तो 26 में 1 का गुणा होगा, 26 एकम 26, 26 और 19 होता है 45, तो 45/26। अब आप ध्यान से देखिए इसके बटे में 26 है, इसके बटे में 13 है, तो इसको भी 26 बना लो, ऊपर नीचे 2/2 का गुणा कर दो, तो ये 26 हो गया, ये 26 हो गया, और ये कितना हो गया 6 दूनी 12, तो 45 और 12 कितना हो गया 57/26। अब लास्ट स्टेप है, इसमें गुणा हो रहा है कितने का 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6 का, तो गुणा कर दो, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 बचा 2, 3 नाम 27, 19/4 आ गया, और या इसको भी लिख सकते हैं 4 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ए है। क्या कहा गया है कि एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसी कोई आकृति है, अनियमित आकृति इस प्रकार की, जिसमें भुजाओं की संख्या दी गई है कि 19 है, तो इसमें उसने पूछा है कि इसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लाख कोशिश कर लेना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं आओगे। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना। वो क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है कि जितनी भुजाएं दी गई हैं ना उसका गुणा करो और n-1/2 -n, ये फॉर्मूला लगा देना। विकर्णों की संख्या है, यहाँ पर लिख भी लो विकर्णों की संख्या। तो अपन यहाँ पर इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, n का मान कितना दिया गया है 19, n-1 होगा 18/2 माइनस n कितना है 19, तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 19 नम्मा 171, 171 में से अपन 19 को घटाएंगे तो आएगा 152, तो 152 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेट को अपन ने कंप्लीट कर लिया, जिसके माध्यम से अपन ने 20 रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर आपकी इस सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।